नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जारी है। 68 सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। लोगों में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के भरौरी बूथ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लोगों का पहुंचना जारी है, उसको देखकर लग रहा है कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतदान करने के लिए पुरुष और महिलाएं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। कुल्लू जिले के मतदान केंद्र पर माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी कतारें लोगों की लगी हुई नजर आ रही हैं। और यही सवाल अब लोगों के मन में, सभी के मन में बना हुआ है कि आखिर पहाड़ का राजा कौन होगा, कौन पहाड़ की सीट पर विराजमान होगा। क्या यहां पर सत्ता परिवर्तन का जो लगातार रिवाज बना रहा है, क्या वो रिवाज टूटेगा। लगातार तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, जिसने नई एंट्री की है, चाहे बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ले, जो कि काफी लंबे समय से हिमाचल की सियासत में अपनी जगह बनाए हुए है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जगहों पर बहुत कड़ी मेहनत की है। और कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार कई सालों से रही है। पर यहां का एक रिवाज जो रहा है, एक ट्रेंड जो चला आ रहा है कि यहां पर सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होता है। हर विधानसभा चुनाव में यहां पर सरकार बदल जाती है। यहां के लोग एक ही व्यक्ति को, एक ही सरकार को, एक ही पार्टी को लगातार यहां की गद्दी नहीं देते हैं। यहां के लोग लगातार बदलाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 23 सीटें हिमाचल की ऐसी हैं जिन सीटों पर लोग लगातार बदलाव पसंद करते हैं। मतदाताओं का मूड क्या है, ये तो साफ हो जाएगा जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन बीजेपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तीनों ही पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। चुनाव प्रचार करते हुए तीनों पार्टियों के तमाम प्रमुख नजर आए। और बीजेपी की देखो, हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी हमेशा चुनावों को लेकर तैयारी करती है। और ये चीजें यहां पर भी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर संबोधित करते नजर आए। कई जगहों पर उन्होंने रैली की है। और रैली के दौरान जिस तरीके से माहौल रहा, चुनावी माहौल देखने को मिला चुनाव का, गुजरात में भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद कमान संभाली। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच हिट है। उनके मॉडल को लोग बहुत ज्यादा पहचानते हैं, उनके मॉडल को बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आता है उनका मॉडल। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के तौर पर हिमाचल प्रदेश में लोगों के बीच पहुंचे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लगातार इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने भी खूब सियासत अपनी वहां पर भूनने की कोशिश की। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 दिनों में जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिला, तमाम जो पार्टियां हैं उनके दांवपेच देखने को मिले, खूब सियासत वहां पर गरमाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी मैदान में पहुंचकर हुंकार भरी और कई सारे मुद्दे उन्होंने वहां पर रखे। हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे रखे। जहां बीजेपी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स वहां पर करती नजर आई, वहीं कांग्रेस ने राज्य के खास मुद्दे जो वहां की जनता से जुड़े हुए हैं उनको उठाया। इसी पर, हिमाचल चुनाव पर ही आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे इसको लेकर कि क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, क्या राजनीति वहां पर है, इसको लेकर पूरी चर्चा हम करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार आपको हम जैसे बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रैलियां बहुत ज्यादा की गई हैं। तमाम पार्टियां यहां पर एक्टिव दिखाई दी हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई हैं। प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाली हुई थी हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। राहुल गांधी बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आए। और देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक किस तरीके से चला है वो हर कोई जानता है। किसी से ये बात छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से लोगों के ऊपर मैजिक चला। 2014 में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता। लगातार कई राज्यों में भी चुनाव
तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, कई राज्यों में ये चुनाव लड़ा गया और पीएम का मैजिक भी लोगों के ऊपर दिखाई दिया है। पीएम के मैजिक का असर भी दिखाई दिया है। कई राज्यों में केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरों पर वोट दिए हैं, लोगों ने विश्वास उन पर इतना जताया है। हिमाचल प्रदेश में भी खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने कमान संभाली, पूरे इलेक्शन के दौरान लोगों को संबोधित करते नजर आए। कई जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की और यहाँ पर कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम ने चुनावी हुंकार के दौरान डबल इंजन की सरकार के कई फायदे भी गिनवाए हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनाव का माहौल किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ शादाब शम्स, नेता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। भरत गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत गांधी जुड़े हैं। भरत जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है हिमाचल चुनाव को लेकर? देखिए, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है चुनाव के लिए, और अभी की अगर बात करें, क्या समीकरण बन रहे हैं, किसके फेवर में जाती हुई तमाम जो लोग हैं, लोगों का मत किसके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हिमाचल चुनाव के बारे में जहां तक मेरी समझ है, वहां पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और वहां चूंकि पहाड़ी इलाका है तो बाहर के पैसे से ही उनकी जिंदगी चलती है, और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है कि हम दूसरे प्रदेशों की तरह अगर मेरी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो कांग्रेस के प्रति आकर्षण तो लोगों का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रचार की कला है और जो विद्या है चुनाव की, वो विद्या भारत में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई जन सरोकारों और जनता के कल्याण के कारण जरूरी नहीं कि चुनाव जीते, उसके पास चुनाव जीतने की कला है और विशेष विद्या है। उसी विद्या का इस्तेमाल करती है। दुर्भाग्यवश दूसरी पार्टियां उस विद्या को सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा तो स्पष्ट मत है और मेरा आकलन यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, और समीकरण भी जो देखने को मिल रहे हैं, एग्जिट पोल भी जो सामने आ रहे हैं, वो भी यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जुड़े हुए हैं, शादाब शम्स, आपके पास आना चाहूंगी। शादाब जी, देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चुनाव जो भी देखने को मिला है, पिछले 4 दशकों से लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी के फेवर में कितना जा सकता है? क्या सत्ता परिवर्तन इस बार होगा या फिर कुछ इतिहास नया रचने वाली है बीजेपी? आकांक्षा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नए इतिहास रचती आ रही है और तमाम मिथक हमने तोड़े। उत्तराखंड आपसे लगता हुआ राज्य है, बिल्कुल, और उत्तराखंड में भी यही मिथक चलते थे, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। लेकिन हमने देखा कि उत्तराखंड के लोगों ने मिथक तोड़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के विकास की राजनीति कर रहे हैं और एक होड़ मची है कि कौन प्रदेश किससे आगे है। और उस दिशा में चाहे वो रोड्स का मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, कहीं ना कहीं प्रदेशों में एक विश्वास जगा है, लोगों में एक विश्वास जगा है कि देश सही हाथों में है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसलिए उत्तराखंड में जिस तरह से वोटिंग हुआ, तमाम मिथक तोड़ते हुए 70 में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गेन की और मुख्यमंत्री 94% वोट लेकर एक नया इतिहास हुआ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रचा। उससे स्पष्ट हो गया है कि अब तमाम मिथकों को तोड़ते हुए विकासवाद की राजनीति हो रही है और उस विकासवाद की राजनीति में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बता दिया है, ये एहसास कराया है लोगों को कि अगर कई बार हमसे कुछ मुद्दों में चूक हो जाती है तो हम अपनी बातों को वापस लेने में भी हमने लचीलापन दिखाया है। और हम, चूंकि हम ये कहते हैं हम जनता के प्रति समर्पित सरकार है, हम जनता के लिए सरकार है, हमारी जो गवर्नेंस है वो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, हम 0% टॉलरेंस ऑन क्राइम की सरकार है। और इसलिए हम मानते हैं कि तमाम मुद्दों को देखते हुए वो प्रदेश के लोग अपने विकास के लिए वोट कर रहे हैं। मैं भी कई विधानसभा सीटों पे प्रचार के दौरान
हिमाचल में रहा हूं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में लोगों ने मन बना लिया है। अल्पसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज, अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में नया इतिहास रचने जा रही है। बहुत कॉन्फिडेंस बीजेपी में नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है और सत्ता परिवर्तन की बात लगातार कई दशकों से चली आ रही है, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा उत्साह कांग्रेस के अंदर और कितना कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं उस बात पे चर्चा करना चाहूंगा जो अभी एक पत्रकार बंधु जो कह रहे थे कि हिमाचल में सबसे प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना एक समर्पण दिखाया है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन्होंने पुरानी पेंशन को बहाली किया है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हम पुरानी पेंशन को बहाली करेंगे। तो ये पहली कैबिनेट में ही होगा, ये कोई ऐसा लिंगरिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा कि ये बाद में किया जाएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसी में ये प्रस्ताव पारित कर लिया जाएगा। रही बात दूसरी, जो आज ये मेरे मित्र जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये आज महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, और जो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो देखते हुए कहीं ना कहीं हिमाचल की प्रदेश की जनता जो है इस बार इनको दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी को चुनने वाली है। हमने ये अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और वो हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम जनता से जुड़े मुद्दों के सरोकार पे हम राजनीति करते हैं। और जनता का जुड़ा मुद्दा ये है कि उनको रोजगार चाहिए। आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। महंगाई देख लीजिए आप, कमर तोड़ हो चुकी है। तो ये सारी मुद्दा जनता से जुड़े हुए हैं और हम जनता के मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं, और उससे जनता हमको उस पर वोट देगी। और रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपने कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम जीत रहे हैं चुनाव, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि तमाम वो सर्वे भी उठाकर देख लीजिए। आपके बागी उम्मीदवार जो 68 सीटों पे हैं, जो बागी उम्मीदवार जिनको टिकट आपने नहीं दिया है, 20 सीटों के ऊपर हैं वो, और वही बागी उम्मीदवार इनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं एक बागी उम्मीदवार को फोन करके और चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हैं, लेकिन एक अदना सा व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री की बात को दरकिनार कर रहा है और वह चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि बागी उम्मीदवार इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है आज के डेट में। शादाब जी, बागी उम्मीदवारों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है आपके ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता ने, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर। तो ये अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि एक्सपोज हो गई कांग्रेस हमारे बागी उम्मीदवारों के भरोसे राजनीति में जीतने का दम भर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अपनी दुकान में कोई सामान कांग्रेस की नहीं बचा है, अब वो हमारे बागी उम्मीदवारों के भरोसे बैठे। चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कोई बगावत नहीं होती। गलतफहमी बड़े बड़े नेताओं की दूर हो गई है, तो चिंता मत कीजिएगा। हमारा कार्यकर्ता अगर सच्चा कार्यकर्ता और पार्टी को मां मानता है तो पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता, वो पार्टी के फेवर में वोट करेगा। दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई तो इंटरनेशनल मुद्दा है, पूरी दुनिया में त्राहिमाम है। उसके बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश खड़ा है, और आजकल बच्चा गूगल पे सर्च करके महंगाई को सर्च कर सकता है कि पड़ोसी मुल्कों में क्या हालात है, कितने दिवालिया हो गए। उसके बावजूद देश खड़ा है, ये हमारी हिम्मत है। इन्होंने कहा 5 लाख रोजगार देंगे। हम तो शुरू से कह रहे थे कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। 5 लाख रोजगार देंगे तो पिछली 5 साल की सरकार आपकी ने कितने रोजगार दिए? शादाब जी, महंगाई का मुद्दा तो हिमाचल आपने प्रदेश में भी कितने बहुत ज्यादा रोजगार दिए, आप बता दीजिए। आपने महंगाई के लिए क्या उपाय किए? लेकिन महंगाई का क्योंकि सरकार आपके सवाल आपसे होगा ना, सत्ता में बैठे हैं, आपको आरोप लगा रहे हैं। आप जरा बता दीजिए आपने क्या किया है 5 साल में, अपनी उपलब्धियों को तो गिना दीजिए। कांग्रेस पर आरोप लगाने बोलने दीजिए, सवाल करिए, जवाब सुनिए। हिमाचल की जनता के लिए क्या किया है वो बता दीजिए ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो आप दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब अन्न जो है हमारे देश में उत्पन्न होता है, और गेहूं का उदाहरण आप रूस का और चाइना का युद्ध बताते हैं। हम कभी इंपोर्ट करते हैं क्या गेहूं और चावल चाइना से और रूस से? जी, आप समझना चाहिए, किसानों की आय को दोगुना करने की बात कहते हैं, किसानों की आय आधी कर देते हैं। तो अगर किसान ही अन्न नहीं उत्पादन करेगा, आप अडानी और अंबानी के लिए सिर्फ काम करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही, बेरोजगारी बढ़ेगी ही।
मैं उत्तर दे दूं। मुझे अभी आपकी बौखलाहट से अंदाजा हो रहा है कि जैसे जैसे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। आपका समय आएगा, बोलिएगा। मुझे लगता है टर्न बाय टर्न बोलेंगे। हार की बौखलाहट अभी से मत दिखाइए, अभी तो वोटिंग चल ही रही है। जनता का मैंडेट बोलेंगे तो नहीं चलेगा। एक एक करके रत्नाकर जी, आपको समय मिलेगा, आप बोलने दीजिए, शादाब जी को बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, तभी तो समझ आएगा। आपके सवाल का जवाब तो मिलने दीजिए। जी, मैंने केवल इतना सवाल पूछा कि आप ये वादा करें 5 लाख रोजगार देंगे, तो मैंने पूछा भाई पिछली 5 साल की सरकार ने कितने रोजगार दिए थे जो 5 लाख का दावा कर रहे हैं? जहां आपकी मौजूदा सरकारें हैं वहां कितने लोगों को रोजगार दिया है? तो बताना पड़ेगा ना। आप 5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा करने से पहले झूठ की राजनीति मत कीजिए। जो करनी है सच बोलिए ना। ये झूठ की राजनीति से बहुत भला होने वाला नहीं है, इसलिए आप विश्वास खो चुके हैं जनता के बीच में। शादाब जी, लेकिन राजनीति तो इस तरह से बीजेपी की तरफ से भी की जाती है और बाद में कह दिया जाता है वो तो चुनावी जुमला था। नहीं, कभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया। हमने जो कमिटमेंट किए उन्हें एक एक कमिटमेंट को फुलफिल किया। भारतीय जनता पार्टी एक 2014 का आपको याद दिला दूं, आपको शादाब जी 2014 का याद दिला दूं। कई वादे वहां पर 2014 के चुनाव के दौरान किए गए थे, जिनको बाद में यही कहा गया था नड्डा जी की तरफ से और आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं। वादे तो जनता से आप करते हैं, लेकिन बाद में उनको आप भूल जाते हैं, चुनावी वादे कह देते हैं। आकांक्षा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन वादों के बारे में हमें बता दीजिए। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं। हम जब कदम उठाते हैं हम तब वचन 15 लाख अकाउंट में आए क्या? शादाब जी, मंदिर वहीं बनाते हैं। ठीक है, मंदिर का ठीक है, मंदिर का था वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना मुद्दा। आकांक्षा, मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। मैं ये कह रहा हूँ हम कभी झूठे वादे नहीं करते। कभी किसी ने नहीं कहा 15 लाख आएंगे। ये कहा कि जो काला धन, अकूत संपत्ति, ब्लैकमेलिंग का पैसा, जो काला धन विदेशों में है, अगर ये वापस हिंदुस्तान आ जाए तो एक एक आदमी के खाते में लगभग 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि आएगा काला धन वापस, 15 लाख आएंगे अकाउंट में। मैम अभी सुन तो लीजिए। इतनी मोहब्बत से कांग्रेस के नेताओं ने ठिकाने लगाया है उस पैसे को कि हमें परेशानी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं लगातार हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हमने योजनाबद्ध तरीके से लोगों की जमीनों को कुर्क कराया है, यहाँ पर उनकी जमीनों को कुर्क करा की वसूली कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काम। लेकिन इन चीजों में, इस प्रोसेस में समय लगता है। ये जादू नहीं है कि छड़ी घुमाई और काम हो गया, क्योंकि दूसरे देश के इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कई सारी रहती है, उसमें राष्ट्र नीति अलग रहती है। चलिए ठीक है, आप कह रहे समय लगता है, मुकम्मल कर दूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वादों की बात करें तो हम ये वो वादे ढूंढ रहे हैं जो 55 सालों में वादे किए थे। क्या हुआ उन वादों का? तो सवाल मुझे समय दीजिएगा। ठीक है शादाब जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया, पूरा नहीं किया। 55 साल वाली बात आप कह रहे हैं, वही 70 साल वाली बात दोबारा कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बार बार ये चीज आप लोग को बोली जाती है कि जब सवाल आपके ऊपर होता है आप दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर कर देते हैं। कांग्रेस को इसीलिए तो सत्ता से बाहर किया गया ना, कांग्रेस को इसीलिए तो सत्ता से बाहर कर दिया गया। हम कह रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं। आज सड़कों का हाल देख लीजिए हिमाचल की। क्या हम सोच सकते थे दिल्ली से हिमाचल का दूरी कभी इतनी हो सकती थी क्या? आज जो काम हिमाचल में हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हिमाचल में आए हैं, भूतो ना भविष्य थी। इतनी शानदार ट्रैक पे या तो ठीक है, रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आज जो काम ठीक है शादाब जी, रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको भी। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के ऊपर आलंछन लगाने के सिवा इन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ नहीं गिनाया। जबकि मैंने बीच में ही इनको बोला था कि कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले उपलब्धियों के बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि ये असमर्थ हैं और इनके पास कोई उपलब्धि है नहीं। 5 साल के दौरान इन्होंने सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी है और इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। और ये कह रहे थे काला धन वापिस आएगा, अभी हम टाइम लगेगा, ये लगेगा। मैं इन जनाब को बता दूं कि जरा आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। स्विस बैंक में जो काला धन जमा था वो लाने की बात तो छोड़िए, वो स्विस बैंक में काला धन 2 गुना हो गया है इस 8 साल के दौरान। जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आप क्या कहेंगे? काला धन लाने की बात कर रहे हैं और 2 गुना कर दे रहे हैं। और ये झूठे वादे कितना करेंगे? इन्होंने चुनाव से पहले कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। सिर्फ कोविड के दौरान ही इन्होंने 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। तो ये क्या रोजगार देंगे? ये तो ऐसी मीठी मीठी बातें ऐसे स्क्रीन पे बैठ के मीडिया पे बैठ के करते हैं। ये 15 लाख से मुफा देकर आए थे
से जनता को मूर्ख बनाकर आए थे। कहाँ गए वो 15 लाख? आप 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने वाले थे। शादाब जी आपके पास आऊंगी, आपको वक्त दिया था ना, आपके पास दोबारा आऊंगी एक एक करके। ये किसानों की आय दोगुना करने वाले थे, किसानों की आय आधी हो गई है। हर प्रति व्यक्ति को पक्का मकान देने वाले थे 2022 तक, और 2022 आ भी गया, और जाके गांव में देख लीजिए कितने लोगों के कच्चे मकान हैं। और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनाने वाले थे ये लोग, बिल्कुल आपने अपने सवाल रख दिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप ये मानेंगे कि 70 साल का जो कांग्रेस के ऊपर हमेशा ठीकरा फोड़ा जाता है, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, और क्या यही वजह रही कि आपको हर जगह से जनता ने बहिष्कार कर दिया, कहीं पर भी कांग्रेस अभी नजर नहीं आ रही है? आप मानेंगे इस चीज को कि आपने काम बेहतर नहीं किया? प्रश्न समझ गया आपका, मैं जवाब दे देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी, आपने अभी मेरे मित्र से सुना है कि ये किस प्रकार राम मंदिर का नाम ले रहे हैं, 370 का नाम ले रहे हैं। मतलब कहने का यही है कि ये लोग सिर्फ चुनाव जो है ध्रुवीकरण की राजनीति पे जीतते हैं, इनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। ये हिजाब का मुद्दा लेके आएंगे, मीट बैन का मुद्दा लेके आएंगे, अजान का मुद्दा लेके आएंगे, हनुमान चालीसा का मुद्दा लेके आएंगे। ये सारे मुद्दों पे ये चुनाव आते आते उन चुनाव पे ये राजनीति करते हैं। अभी पत्रकार बंधु कह रहे थे कि इनके पास चुनाव जीतने की कला है और राज्य में शासन हासिल करने की कला है। तो ये ऑपरेशन लोटस जो है ये क्या है? और ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। आज सबसे अमीर पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। ये किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी अपने दल में शामिल करा सकते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धो पोंछ के निकाल के उसको साफ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन रत्नाकर जी, तो गलत बात है ना कि आप एक समय ऐसा था जब कांग्रेस हर जगह नजर आती थी, जिस तरीके से आज बीजेपी, ऐसे ही कांग्रेस का हाल हुआ करता था। तो क्या आपने भी इसी तरह की राजनीति की कि आपको सत्ता से बाहर निकाल दिया जनता ने? देखिए, मैं पहले भी कहा कि आज जो है ये राष्ट्रवाद की झूठी डफली इतना जोर से बजाते हैं कि उसके सामने विकास के मुद्दे जो है गौण हो जाते हैं। आप अगर चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80-20 का मुद्दा चला था। ये क्या 80-20 का मुद्दा है, जरा मेरे भाई बता देंगे? वहां पे ये चुनाव की शुरुआत तो करते हैं विकास से, मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के, लेकिन अंधतो गत्वा जब ये विकास के नाम पे फेल हो जाते हैं, जब कोई विकास गिनाने को इनको नहीं रहता है, तो ये आ जाते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति पे, समाज को लड़ाने की राजनीति पे, तुष्टीकरण की राजनीति पे, हिंदू मुसलमान करते हैं एक दूसरे को लड़ाने का। अभी क्या औचित्य है ये बताइए? गुजरात में चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कराने के लिए कमेटी बिठाने का क्या औचित्य है ठीक चुनाव के पहले? क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज को रिझाने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर ये वोट हासिल करने का काम करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है। इनके नेताओं की कोई नीति है ना नीयत है। शदाब जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक सवाल मेरा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, भरत गांधी, उनसे एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ जरा। भरत जी, देखिए, अभी अगर चुनाव की बात करें, लगातार कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी पूरे चुनावी माहौल को वहां पर बना रही हैं। यूपी में भी प्रियंका गांधी ने आके बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था और महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश की थी, बड़ी संख्या में महिलाओं को मैदान में उतारा था। लेकिन वहां पर प्रियंका का जो पूरा जो रणनीति थी वो फेल हो गई। क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ कमाल करते हुए नजर आएंगी प्रियंका गांधी? देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस के पास सत्य हो, लेकिन शक्ति नहीं है। सत्य शक्ति के साथ ही अच्छा लगता है। तलवार भी वार तभी करती है जब वो मजबूत वार किया जाए, ताकत के साथ चलाया जाए। कांग्रेस की समस्या ये है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ। जो ध्रुवीकरण बीजेपी करने में कामयाब हुई है, वो ध्रुवीकरण कांग्रेस करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि न तो वो मुस्लिम का पक्ष ले पाती है, न वो हिंदू का पक्ष ले पाती है, न वो ओबीसी का पक्ष ले पाती है, न वो SC/ST का पक्ष ले पाती है, न सवर्णों का पक्ष ले पाती है। वो किसी का पक्ष नहीं ले पाती। वो सबका बनने की कोशिश में किसी का नहीं रह गई है। और ये जो नैरेटिव है जो बीजेपी ने सेट कर दिया, बीजेपी जिस अखाड़े में बुला के लड़ा रही है, कांग्रेस उस अखाड़े की माहिर नहीं रही कभी। उस अखाड़े पे लड़ने की आदत कांग्रेस को कभी रही नहीं। जहां तक कांग्रेस का एक मानवतावादी पृष्ठभूमि है, वो मानवतावाद भी जब आक्रामकता के साथ जुड़ता है तो चुनाव जीता जाता है। मानवतावाद अगर बड़े शालीनता से कहा जाए तो उसकी कीमत कोई समझता नहीं है।
जहां तक रही अभी महंगाई की बात हो रही है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर दर्जे के दोषी हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो बीजेपी को ये भी बताना चाहिए कौन कौन से मामले अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। अब महंगाई अंतर्राष्ट्रीय मामला है क्योंकि तेल की कीमतें रूस और अरब देश बढ़ाएंगे। अब जब वो देश बढ़ाएंगे वहां हमारा प्रधानमंत्री तो बैठता नहीं है। इसी तरह आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय मामला है क्योंकि वो बॉर्डर के पार चला जाता है। हमारी कोई कॉमन पुलिस नहीं है कि दोनों देशों की एक पुलिस होती है और जाके आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स को पकड़ लेती। हमारे अपराधी ग्लोबल हैं, आतंकवादी ग्लोबल हैं और पुलिस लोकल है। इसी तरह से प्याज की कीमतें हैं जब बढ़ती हैं तो वो यहाँ से उठा के कराची में रख दी जाती है क्योंकि गैट समझौते से WTO के कारण आप व्यापार के आयात निर्यात पर रोक नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है भरत गांधी जी, देखिए बीजेपी तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ऐसा प्रयास करती है जब आप बेहतर ना कर पाओ तो आप अपने से कमजोर से अपनी तुलना कर लो, क्योंकि अगर कमजोर से तुलना आप अपनी करोगे तो आप उसके सामने बेहतर ही नजर आओगे। तो बीजेपी कुछ इस तरह का करने का कोशिश करती है और लोगों को भ्रमित करती है। मैं यही कला कह रहा हूँ, बीजेपी की जो कला है इसी बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी वो सारे कुकर्म भी कर लेती है और उसके बाद वो प्रमाण पत्र भी अच्छा ले लेती है, जनता मान लेती है तो प्रमाण पत्र ठीक है। और कांग्रेस अच्छा करके भी बुरा हो जाती है क्योंकि इनके पास अनुभवहीनता है, ये माने ना माने। और ये अनुभवहीनता जब तक इनकी गुजरेगी नहीं, ये कांग्रेस वाले रिवाइव नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी जी का जो नतीजा उत्तर प्रदेश में रहा वही नतीजा हिमाचल प्रदेश में रहेगा। और हमें लगता है कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर ये बात जानता भी है। जब गुजरात और हिमाचल जैसे प्रदेश, दो महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव चल रहा है तो राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी वो खुद सक्रिय राजनीति में नहीं है। इसका मतलब चुनाव के नतीजों का एहसास कांग्रेस को पहले से है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, वो स्टार प्रचारक में आते हैं, लेकिन ना ही वो हिमाचल प्रदेश में नजर आए ना ही वो गुजरात में नजर आए। चुनावी राज्यों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं रही, जबकि 150 दिनों में उन्होंने 12 राज्यों का दौरा किया इस यात्रा के जरिए। तो ऐसे में बहुत जरूरत कांग्रेस को भी है कि कांग्रेस ये समझे कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बीजेपी तमाम ताकत अपने तमाम नेताओं की झोंकती है, कांग्रेस को भी उतना ही शक्ति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। अभी चर्चा में दोबारा वापस लौटेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है और वोटर्स का उत्साह हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठंड वहां पर है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, युवा बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट किया है, उनके परिवार के साथ वो पहुंचे थे और उन्होंने वोट दिया। बिलासपुर में उनका वोट पड़ता है, परिवार सहित वोट करते हुए नजर आए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम, उनका परिवार जो है पहुंचा, उनकी दोनों बेटियों ने वोट दिया, उनकी पत्नी ने वोट दिया और यहां पर एक बड़ा संदेश भी उनकी तरफ से दिया गया। उनकी दोनों बेटियों ने जब वोट डालने के लिए वो पहुंची तो बेटियों के जरिए एक संदेश दिया गया तमाम युवाओं को कि युवा भी प्रेरित हो और वो भी वोट डालने के लिए आए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब वोट होता है तो वो राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनता का, हर एक व्यक्ति का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर कौन उनका नेता हो, ये वो खुद चुन रहे हैं। ऐसे में सभी को वोट डालने के लिए जाना चाहिए। आपको ये बता दें कि लगातार वोटिंग हो रही है और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ये ट्रेंड चला है, ये रिवाज चला है कि यहाँ पर बैक टू बैक सरकार चेंज होती है। हर 5 साल में नई सरकार यहाँ पर सत्ता पर विराजमान होती है। यहाँ के वोटर्स ये अपने दिमाग में सेट करके बैठते हैं कि किसी को भी लगातार नहीं बैठने देना है। उसके कारण, उसके पीछे की वजह क्या है? हो सकता है कि जनता को ऐसा लगता हो कि जो एक साथ लगातार सत्ता पे बैठता है, जो लगातार बैक टू बैक सरकार में रहता है, वो बेहतर काम नहीं करता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेंड ऐसा चलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझती है और बीजेपी की सरकार क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है, ऐसे में बीजेपी
पूरी कोशिश में नजर आई। लगातार जिस तरीके से रैलियां बीजेपी की हुई, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा माहौल वहां पर बनाया, खुद प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहुंचे, जेपी नड्डा लगातार पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, हिमाचल की जनता को नेशनल मुद्दों से जोड़ते हुए अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास किया गया। हमारे साथ हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, भरत गांधी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता शादाब शम्स जुड़े हुए हैं। पहले हम ब्रेक से जाने से पहले हम भरत जी को सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, क्या कांग्रेस के अंदर कमियां, क्या बीजेपी को फायदे, इस तरह से बातचीत चल रही थी। हम अब चर्चा क्योंकि शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही आना चाहूंगी, रत्नाकर सिंह से पूछूंगी मैं सवाल। रत्नाकर जी, मेरा टर्न था। आपके पास आऊंगी, शादाब जी आपके पास आऊंगी। रत्नाकर जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहती हूं क्योंकि रत्नाकर जी से मुझे सवाल पूछना है कि सिर्फ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नजर आई हैं। पूरा जो इलेक्शन चला है, जिस तरीके से कैंपेनिंग उन्होंने की है, सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आई, राहुल गांधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। क्या कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है? आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने पूरी अपनी एक तरफ सेना उतार रखी है, आपके यहाँ से सिर्फ प्रियंका गांधी। देखिए, अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा मेरा टर्न था, तो आप समझ जाइए कि हिमाचल में भी कुछ इसी तरह से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि अभी मेरा टर्न है, मेरा टर्न है, फिर दोबारा टर्न आएगा। और जनता जो है वो एंकर है, वो जानती है कि किसका टर्न आने वाला है और वो उसको मौका देती है। तो उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, आपके प्रश्न पे आना चाहूंगा अभी कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से राहुल गांधी जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक अनवरत जो है उनका यात्रा जारी है। और वह यात्रा किसी चुनाव को जीतने के लिए नहीं है, वह देश में व्याप्त जो आज सौहार्द बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो देश में हिंदू मुसलमान करके ये 80-20 और हिजाब का मुद्दा, ये सारे जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का जो काम किया है सिर्फ सत्तासीन रहने के लिए, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है। और आप देख रहे हैं कि कैसे लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो गई रत्नाकर जी, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात कर रही हूँ। प्रश्न पे आ जाता हूँ। आपका प्रश्न यही था कि हिमाचल प्रदेश में बाकी दिग्गज कहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारी प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। और वहीं पे हमारे बड़े नेता जो है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, भूपेश बघेल को ले लीजिए, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ले लीजिए, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सारे लोग वहां पे अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। शायद आप लोगों को दिखाया नहीं गया होगा, मीडिया में नहीं आया होगा, इसकी जानकारी हमें है, लेकिन हमारा सवाल खड़ा होता है, आपके नेता तो राहुल गांधी को आप मानते हैं ना? राहुल गांधी स्टार प्रचारक में भी शामिल हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं आए, तो ये आपका कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सवाल मेरा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश के लिए है, अगर देश में किसी एक राज्य में ये यात्रा होकर गुजर रही है तो ये पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के मायने हो गए हैं। तो ये इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी वहां पे फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो वो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी राज्य में तो मैसेज तो जाता है ना, सारी जनता देखती है। आज तो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या वजह ये है कि राहुल गांधी ने जैसे हार हुई थी जब, तब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि हार की वजह उन्होंने अपने आप को बताया। तो क्या ये रीजन तो नहीं है कि राहुल गांधी अपने आप को समझते हैं कि जहां वो जाते हैं वहां हार होती है, तो इसी वजह से उन्होंने दोनों चुनावी राज्यों से अपने आप को अलग रखा? राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष जब भी थे उस समय 5 राज्य में हमारी सरकारें बनी थी। और वो अलग बात है कि उसमें कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और विधायकों को खरीद करके अपनी गंदी मानसिकता जो है वो दिखा दिया, जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया। तो राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े उपलब्धियां भी हासिल की है, ऐसा नहीं है।
कहीं न कहीं आज जरूरत है, जैसा कि पत्रकार बंधु कह रहे थे, आज जरूरत है लोगों को, जो इस तरह की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य मुद्दे से हट करके और लोगों को सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है, उन मुद्दों पे ध्यान भटकाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्य मुद्दों से दूर हो जाती है। तो ये यात्राएं कहीं न कहीं ये लोग जो हुजूम जुड़ रहा है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। उनके पास राहुल गांधी आज किसानों से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। आप लोकतंत्र में हैं तो इन सारी चीजों समस्याओं को हल करना पड़ेगा आपको, तभी आप एक लोकप्रिय नेता बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता खोती चली जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार हो चुकी है, अडानी और अंबानी की सरकार हो चुकी है। ये आम जनता की सरकार नहीं है। आज देखिए, अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं और आम जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। ये किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था लेके चले हैं? ये इकोनॉमी को कहां पे पहुंचा दिया है? ये पांचवी कहते हैं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे और आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ा? ये फर्क पड़ा है सिर्फ अडानी और अंबानी के जीवन पे। वो अमीर होते चले गए हैं, आम आदमी गरीब होता चला गया है। तो कहीं न कहीं ये अमीरों की सरकार है और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती रही है, उनके रोजगार के लिए। आपने देखा कि कितनी सब्सिडी देकर महंगाई को कम करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वह गैस पे सब्सिडी देने का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी देने का मामला हो। ये सरकार, जो निष्ठुर सरकार, ये सब्सिडी ही हटा दी, आम जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम करती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल पे बात करते हैं, शादाब शम्स के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जयराम ठाकुर ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान पूरा जो कैंपेन है उस पर पूरी नजर रखी और उन्हीं को हिमाचल में चेहरा भी दोबारा बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बड़े नेता भी रहे हैं चुनावी मैदान में। इसी बीच जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। पहले कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम मतदान करके आप देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। तो जयराम ठाकुर को आपने सुना, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, और उन्होंने किस तरीके से जनता से अपील की। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हैं उनके पास वापस जाएंगे। शादाब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए। आकांक्षा, बहुत लंबा दो बार का टर्न कांग्रेस से मिल गया था। अब इनका क्योंकि समय समाप्त हो गया, आगे में जनता समय देने के लिए तैयार है। ना मुझे उम्मीद है ना ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कई सारे प्रश्न उठाए गए वरिष्ठ पत्रकार जी द्वारा भी और कांग्रेस द्वारा भी। इंटरनेशनल, मैंने कहा महंगाई इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है बिल्कुल। हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे है, पेट्रोल डीजल पे है, गैस पे है, और इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बाकी विकसित देशों ने भी अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। और इसलिए हम सब लोग इसकी डिपेंडेंसी कम करें कि आने वाले समय में बढ़े हुए तेल और पेट्रोल के प्राइसेस से फर्क ना पड़े। अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या वैकल्पिक ऊर्जा हो, उसमें हम लोग काम करें। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया। कोरोना काल में 2 साल कोरोना आया और 2 से 3 साल वो कोरोना रहा। सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उस सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम था, तो देश के अंदर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया। हमने लोगों को फ्री वैक्सीनेट कराया। जहाँ 15-15, 20-20 साल बाद देश का नंबर आता था, वहाँ देश दूसरों को वैक्सीनेशन की मेडिसिन देने में कामयाब रहा और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाने में भी लेकिन शादाब जी, तब के भारत में और अब के भारत में फर्क भी तो है। तब इतना आधुनिक नहीं हुआ करता था। 70 साल पहले की अगर बात कर ले, तब क्या चीजें ऐसी थी? आजादी के बाद कितना भारत बदला है?
मैं 70 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा विषय पूरे आने दीजिएगा। मैंने कहा 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं 70 साल पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा कि आज अगर आप देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। लगातार मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, उन्हें बड़ा दिक्कत है, यूसीसी आ रहा है, जनसंख्या कानून आ रहा है। अगर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश में एक कानून लाना चाहते हैं, तो क्यों फिरोज गांधी परिवार को परेशानी हो रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप छोड़ के भाग गए एमआईटी वायनाड, क्योंकि आपको बहुसंख्यकों पे भरोसा नहीं था। आपने कहा नहीं, हमें इनसे भरोसा नहीं है। हमने थोड़ी किया, ये आपके कुकृत्य दिखा रहे हैं कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। आपने लगातार सवाल उठाए, आपने यूसीसी पे आपका सवाल है, जनसंख्या कानून पे आपका सवाल है, भगवान राम के अस्तित्व पे आपका सवाल था। आप हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और आप कहते हैं हम बहुसंख्यकों की बात करें तो क्या ना करें इस देश में? छोड़ दें बात करनी, तो फिरोज गांधी जी की बात करें। समय से मैंने आपत्ति उठाई थी, समय पे चुनाव के ठीक पहले आपने शताब जी को बात पूरी करने दीजिए। आप बात पूरी करने दीजिए। आप बोल रहे थे, गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समय दूंगी, आप बात पूरी करने दीजिए। आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आप बोलना बाद में, पहले इनको बोलने दीजिए, बात तो पूरी हो जाए। इस देश के अंदर हमने किसानों की चिंता की, हमने किसानों को, क्योंकि हम जानते हैं देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हमने कहा किसान सम्मान निधि हमने शुरू की और देश के हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक हमने इस किसान निधि को दिया और बिना किसी भेदभाव के दिया। हमने कोई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं देखा। जब देने की आवश्यकता पड़ी हमने वैक्सीनेशन पूरी ईमानदारी से किया। हमने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, उन्हें सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी को हम मजबूत कर रहे हैं। तो पहले तो अंबानी गली में बैठते थे, तो बता दीजिए कहाँ थे अंबानी जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब क्या हाल था अंबानी का? तो इनके साथ जब बैठते थे तो अंबानी ठीक थे। आज अगर हमारे साथ बैठने के खड़े होने लगे तो दिक्कत है। इन्हें एक्चुअली दिक्कत क्या है? इन्हें देश से दिक्कत है। प्रॉक्टर और गैम्बल अगर आगे बढ़ता है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नेस्ले की कंपनी आगे बढ़ती है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पतंजलि और अपना देश, अडानी और अंबानी आगे बढ़ते हैं, अपने देश के लोग आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है। इसी विचारधारा में खोट है। इनके लिए देश सर्वप्रथम नहीं है, इनके लिए व्यक्ति सर्वप्रथम है। ये जिस विचारधारा पे खेल रहे हैं, ये मालूम है सबको कि कहाँ खेल रहे हैं और इनको दिक्कत क्यों होती है। इसलिए इनकी दिक्कत के साथ साथ, राजनीतिक दिक्कत के साथ साथ, जब इन्हें देश से दिक्कत होने लग जाती है तब हमें दिक्कत आती है। जब ये बालाकोट पे सवाल खड़े करते हैं, जब ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो हमें दिक्कत होने लग जाती है। और इनको लगता है कि ऐसा करके शायद ये कुछ लोगों का वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर लेंगे। लेकिन जनता बहुत जागरूक हो गई है और चीजों को बहुत गंभीरता से समझ रही है। ठीक है शादाब जी, ठीक है शादाब जी, आप होने दीजिए। बहुत लंबा प्रश्न इन्होंने सवाल उठाए हैं, मुझे उत्तर देने का करने में आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आए हैं, भी गिना रहे थे कि नहीं हमारे तो फला भी आए हैं, खड़के जी भी आए हैं। इम्पैक्ट खत्म हो गया है, इनकी लीडरशिप का इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब ये कुछ लेकिन बीजेपी में डर था ना। अच्छा ठीक है, जो रिवाज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सेट हुआ है उसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं डर था। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी आए और तमाम दिग्गज यहाँ पर नजर आए हैं हिमाचल में, क्या ये माने? कभी डर नहीं था। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी और हम ताकत से लड़ते हैं। चुनाव का अभी देख, हर चीज में दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूरी दुनिया में अपने आप को साबित किया और हम हर चुनाव को बड़ी संजीदगी से लड़ते हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। और उस गंभीरता का परिणाम है कि मेरे प्रधानमंत्री हो या मेरे मंत्रीगण हो, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जाके हिमाचल में अपील की। हम लोग भी गए, हमने कहा उत्तराखंड के लोग, वो भी सराहनीय इंटरनेशनल सीमाओं से घिरे हुए हैं और हम राष्ट्रवादी लोग हैं। आज देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, डबल इंजन सरकार की जरूरत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में देश ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए शादाब जी, अगर हिमाचल प्रदेश की चले बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे सबसे ज्यादा क्या, वो तो आपको भी पता होंगे कि वहां की जनता के मूल मुद्दे क्या हैं। सेब की बागवानी वहां पर होती है तो ये मूल मुद्दा है, लेकिन वहां पर आपने दाम बढ़ा दिए कार्टून के, 12 से 18% कर दिए गए हैं। ऐसे में बेरोजगारी तो वैसे ही लोगों के सामने बड़ा संकट है, महंगाई वैसे ही बड़ा संकट है और ये दाम की बढ़ोतरी की वजह से बागवानों की नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ी थी। उसके अलावा देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। बेरोजगारी तो देखिए पूरे भारत में ही है, लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर आवाज खड़ी हुई है वो तो हर जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी सरकार थी तो ये आपका फेलियर ही तो है कि आपने वहां पर लोगों के लिए संतुष्टि का काम नहीं कर पाया।
मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बहुत ईमानदारी के साथ ये कहा है। मैंने सबसे पहले आपके यहाँ बैठते ही कहा था कि जिन मुद्दों पे हमें लगा है कि हम अच्छा नहीं कर पाए, उन मुद्दों में हम बदलाव करेंगे। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि बागबानों के लिए मुसीबत खड़ी हुई है? मैंने कहा है, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ दिक्कतें आई, हम कोई हिटलर थोड़ी हैं कि जो हमने कह दिया वही सही है। अगर दिक्कत आएगी हमारे किसानों को तो हम बदलाव लाएंगे, और हमारी जिम्मेदारी है, हमने कहा हम अपने किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो जहां दुगनी करने की आवश्यकता पड़ेगी, और अडानी अंबानी किसी से हमारी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉक्टर और गैम्बल से हम इनकी तुलना करें, विदेशी कंपनियों से तुलना करें, कम से कम हम ये कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है, देश की कंपनियां आगे बढ़ रही है, पतंजलि आगे बढ़ रही है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम ठीक है शादाब जी, आप कह रहे हैं बदलाव करेंगे, अगर दिक्कत किसी को हो रही है तो आप सुनेंगे, लेकिन ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय पे आप ये बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो लेकिन सेब को लेकर बागवानों का काफी गुस्सा काफी समय से देखने को मिला, तब आपने क्यों बदलाव नहीं किया? नहीं, 5 साल आपको दोबारा नहीं चाहिए, तभी आप बदलाव करेंगे? 5 साल जब आपके पास से तब करना चाहिए था ना ये काम। दिक्कत होती नहीं, सवाल ही नहीं होता। आकांक्षा, जिन मुद्दों के ऊपर हम बैठकुट पे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि जनता की आवाज ऊपर वाले की, ईश्वर की आवाज होती है, और जब जनता कोई बात कह रही हो और लगे कि इन मुद्दों के ऊपर भी बदलाव की आवश्यकता है, तो जहां जहां जो आवश्यकता होगी, मैं स्पेसिफिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, हम ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुन के उसको उसके हिसाब से नीतियां बनाई जाती हैं, तो देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके ऊपर बहुत बारीक निगाह रखते हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बारीक निगाह रखते हैं, और हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाते हैं। तो अगर कहीं हमें लगेगा कि इन चीजों से दिक्कत आ रही है, तो हम उसे पॉजिटिव नोट पे लेके आने का काम भी करेंगे, और हम इतना जरूर कहेंगे कि हम बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत ईमानदार नेतृत्व है। हम इमरजेंसी लगाने वाले कम से कम लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा हम मिशन ऑपरेशन लोटस करते हैं। ऑपरेशन लोटस प्यार और मोहब्बत के लिए होता है, दूसरों को उजाड़ने के लिए हम इमरजेंसी लगाने वाले मध्य प्रदेश कर्नाटक में क्या किया है? प्यार मोहब्बत किया है, खरीद करके। आपके लोग, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, आपके नेताओं का विश्वास आपके नेता के ऊपर से उठ गया है, इसमें आप खरीद लेंगे, आप पैसे खरीदेंगे, दीजिए, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, आप जनता के जनादेश का अपमान करेंगे। आप मध्य प्रदेश में प्यार मोहब्बत दिखाया आपने नेतृत्व, आपने कर्नाटक में, गोवा में प्यार मोहब्बत दिखाया, गांधी परिवार को नकार दिया। झूठ बोलते रहते हैं, बैठ के चुपड़ी बातें करते हैं। मुझे आकांक्षा जी, मुझे मौका दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है शादाब जी, आपकी पूरी बात सामने आ गई, आपकी पूरी बात सामने आ गई। अब रत्नाकर जी का भी पक्ष सुन लेते हैं। ठीक है शादाब जी, आपकी बात आ गई सामने, काफी लंबा समय मैंने आपको दे दिया। रत्नाकर जी की बात सुन लेते हैं। रत्नाकर जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, पहले ट्वीट बता देते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। प्रदेश की जो तमाम सीटें हैं उसके लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग करने के लिए जाएं, नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के तमाम जो मतदाता हैं उनको ये अपील की है कि वो पहुंचे और वोट करें। पहली बार जो वोटर्स वोट कर रहे हैं उनके लिए भी अपील की है कि वो सभी जाएं और उत्साहित होकर इस पर्व में, कह सकते हैं कि राज्य के लिए एक वोटिंग होना एक पर्व की तरह होता है, और इसमें शामिल हो। देखिए रत्नाकर जी, आपके पास क्योंकि मैं आ रही थी, सवाल के साथ मैं आपके पास आती हूँ। रत्नाकर जी, बीजेपी ने वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाया है, और महिलाओं का मुद्दा तो आप जानते हैं कि हमेशा टर्नआउट वाला पॉइंट रहा है, और जब भी कोई भी सरकार इसको लेकर उठाती है इस मुद्दे को, तो वहाँ पर एक बड़ा टर्नआउट देखने को मिल सकता है। महिलाओं का जो प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में भी कुछ अच्छा है, और वहाँ पर भी इस तरीके से मुद्दे जब वो बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। आप अपने मुद्दे के बारे में बताइए, आपके क्या क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच रखने वाले हैं, और ये जुमले नहीं होने चाहिए, ये वाकई चुनाव जीतने के बाद अगर आपके पक्ष में चुनाव जाता है तो आप क्या क्या करेंगे लोगों के लिए? देखिए आकांक्षा जी, मैंने सबसे पहले ही आपको ये सारी चीजें बताई थी कि हम लोग जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दों के ऊपर हम सरोकार रखते हैं, और उन मुद्दों को हम हल करने की कोशिश करते हैं जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में काम करे, ना कि ये बड़े बड़े जो जैसा जुमला देते हैं उस तरह से अपना काम नहीं है। और जैसा कि पत्रकार बंधु ने कहा कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ खड़ी है, और सत्य परेशान हो सकता है,
आज से बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये जो करते डे है कि आप सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे। अगर सत्य के साथ खड़े होते तो भगवान राम के साथ खड़े होते, अगर सत्य के साथ खड़े होते तो आयना दिखा दो आपको, आयना दिखा दो। ठीक है, खड़े होते आपके ठीक है शदाब जी 2021 में उपचुनाव में हिमाचल में आपको हार मिली थी, आपको हिमाचल में हार मिली थी, आपको भी सीखने की जरूरत है। और देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता रत्नाकर सिंह की बोल रहे हैं कि वो सत्य के साथ खड़े। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समय क्योंकि बहुत कम है। और देखिए दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी को जनता के लिए काम करना है और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चर्चा, कितनी भी चर्चा हम कर लें, उसका कोई विषय नहीं है अगर जनता के हित में वो ना हो। अगर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तमाम जो मुद्दे वहां पर खड़े हो रहे हैं, अगर जनता के हित में सरकार नहीं फैसले लेगी, वहां की सरकार नहीं काम करेगी, तो कोई मतलब नहीं बनता रैलियों का, कोई मतलब नहीं बनता किसी भी चीज का। चलिए, आप सभी का तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।